तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आर्थिक भेदभाव के बारे में। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। और जो पेपर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर है, यूनिट 2 का ए पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इतना आप जान लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि आर्थिक भेदभाव क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। शिक्षा के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, एजुकेशन के रेफरेंस में आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालकों को हम देखेंगे, आर्थिक भेदभाव का कॉन्सेप्ट जानेंगे और आर्थिक भेदभाव से प्रभावित जो बालक होते हैं उनकी हम समावेशी शिक्षा कैसे करा सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। अगर उनको हमें सभी के आर्थिक भेदभाव से जो प्रभावित बालक हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना है, तो समावेशन की प्रक्रिया को कैसे हम संभव बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि आर्थिक भेदभाव है क्या। आर्थिक भेदभाव का मतलब क्या है कि पैसों के आधार पे जो भेदभाव किया जाए। आर्थिक से मतलब एक ही चीज़ समझिए, पैसों, संपत्ति, धन, माल के आधार पर जो भेदभाव हम व्यक्तियों से करते हैं वो भेदभाव क्या कहलाता है? आर्थिक भेदभाव कहलाता है। उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है और एक व्यक्ति के पास कम पैसा है, तो क्या होगा? ज़्यादा पैसा वाला जो व्यक्ति है वो कम पैसे वाला व्यक्ति से भेदभाव करेगा, उस पे रोब दिखाएगा, उससे सख्ती में आकर बात करेगा। बिकॉज जो ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है ये अपने आप को अमीर समझता है और जो कम पैसे वाला व्यक्ति है उसको वो क्या समझता है? गरीब समझता है। कि गरीब क्या है? एक अभिशाप है, श्राप है, गरीब को जीने का हक नहीं है। तो जो भेदभाव पैसों के आधार पे किया जाता है, संपत्ति के आधार पे किया जाता है कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, ट्रैक्टर है, घोड़ा है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? एक टूटी फूटी साइकिल है, तुम मुझसे क्या लड़ोगे? तो एक दबाने का प्रयास किया जाता है। तो समझना क्या है कि पैसों के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, धन के आधार पे, माल के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है उसे हम आर्थिक भेदभाव कहते हैं। आप समाज में देखते होंगे प्रायः कि अमीर जो लोग होते हैं वो गरीब लोगों से थोड़ा दूरी बना के रहते हैं। गरीब लोगों से दूरी बना के रहते हैं। ये अमीर लोगों का जो स्तर है ऊँचा है, गरीब लोगों का स्तर जो है नीचा है। अगर अमीर लोगों के जो बच्चे भी होते हैं तो वे अपने बच्चे को मना करते हैं कि गरीब का बच्चा है, तुम उसके पास खेलने मत जाना। बिकॉज़ क्यों? और ये भेदभाव सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जो आर्थिक लेवल पे जो मजबूत नहीं है उसका जो जीवन यापन का स्तर होगा वो थोड़ा भिन्न होगा और जो आर्थिक स्तर पे मजबूत है उसके जीवन यापन का भी स्तर भिन्न होगा। अमीर लोग शान-ओ-शौकत और सारी सुविधाओं के साथ जीवन यापन करते हैं, वहीं गरीब लोग हरदम एडजस्टमेंट करते रहते हैं, समायोजन करते रहते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं और किसी भी प्रकार से जीने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में गरीब का जो जीवन है वो संघर्ष बन जाता है और जो अमीर का जीवन है वो क्या बन जाता है? एक दिखावा बन जाता है। तो इस प्रकार से जो अमीर लोग किससे भेदभाव करते हैं? गरीब लोगों से भेदभाव करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये भेदभाव जो है वो आर्थिक भेदभाव है। आर्थिक भेदभाव क्यों है? क्योंकि ये अर्थ के आधार पर भेदभाव हो रहा है। अर्थ यानी क्या? पैसा, संपत्ति, धन, माल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एजुकेशन के रेफरेंस में इसे लेके देखेंगे। हम बात करते हैं कि आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालक कौन-कौन से हैं। शिक्षा में आर्थिक भेदभाव का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के कारण ऐसे बालक जो शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालक कौन है शिक्षा के रेफरेंस में, तो ऐसे बालक जो कि पैसे के कारण क्या करते हैं, अपने एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, विद्यालय में पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बालक जो आर्थिक कारणों से शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं, वो बालक आर्थिक भेदभाव वाले श्रेणी में आ जाते हैं। आर्थिक भेदभाव किसी भी आर्थिक कमी के कारण हो सकता है। हो सकता है कि भाई उसके पास रहने के लिए घर ना हो, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हों, उसके पास चलने के लिए अच्छी गाड़ियाँ ना हों, उसके पास जीविकोपार्जन करने के लिए पैसा ना हो।
कोई भी कमी हो सकता है। अगर आपके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं अच्छे, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपसे भेदभाव किया जाएगा, ये समझ लीजिए आप। तो जो आर्थिक भेदभाव है वो आर्थिक कमी के कारण होता है। आर्थिक कमी में आपके पास कोई भी वस्तु की कमी होगी, लोग आपसे भेदभाव करेंगे, आपको थोड़ा-सा कम महत्व देंगे। पैसे का महत्व होता है, समझाना क्या है, आप सब जानते ही होंगे। इस तरह का आर्थिक भेदभाव नौकरी में नियुक्ति पर होता है। जब नौकरी की नियुक्तियां लगने लगती हैं, तो जो अमीर लोग होते हैं अपने पहुंच से नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, घूस दे देते हैं, उनका मंत्री और अधिकारियों से संपर्क होता है, रिश्वत के दम पे नौकरी लगवा लेते हैं, आप देखे होंगे। कार्यस्थल पर कहीं आप कुछ कार्य करवाने गए हैं, तो जो मालदार पार्टी है उसका काम पहले हो जाता है, बिकॉज़ लोग उससे डरते हैं और सोचते हैं इससे काम लग सकता है, इसका काम पहले कर दो। ये देखने को आपको मिलता होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि विद्यालयों में प्रवेश लेने पर भी ये भेदभाव दिख जाता है कि विद्यालयों में प्रवेश की जब बात आती है, मान लीजिए कि एक ही सीट बचा है, तो क्या होगा उस सीट पे अमीर आदमी एडमिशन ले लेता है, गरीब नहीं ले पाता है। अमीर कुछ फंड देता है कॉलेज को और उसको एडमिशन मिल जाता है, गरीब के पास फंड नहीं होता है, बिकॉज़ उसको सीट नहीं मिलता है। और कुछ विद्यालय तो डायरेक्ट एडमिशन लेने से ही मना कर देते हैं कि आप बहुत ही गरीब श्रेणी के हैं और जो मेरा विद्यालय है वो हाई लेवल का है, बेइज्जती हो जाएगी अगर आपका बच्चा यहाँ आके पढ़ेगा, बिकॉज़ आपके बच्चे के पास सुख सुविधा नहीं है, अच्छे कपड़े वो नहीं पहन सकता है, अच्छी गाड़ी से नहीं आ सकता है, स्कूल का रेपुटेशन खराब होगा। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, समाज में देखने को मिलती हैं। आगे क्या है, आर्थिक कमी के कारण बालक अपनी शिक्षा में निवेश नहीं कर पाते हैं। ये समझिएगा, थोड़ा-सा ब्रॉड लेवल पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। आर्थिक कमी के कारण बालक अपनी शिक्षा में निवेश नहीं कर पाते हैं। समझिए, इसका 2 पर्सपेक्टिव से आप इस लाइन को यहाँ तक आगे हम समझ सकते हैं। पहला क्या, एजुकेशन में निवेश मतलब क्या समझ रहे हैं आप? एजुकेशन में पूँजी लगाने की बात हो रही है। भाई पूँजी लगाइएगा तब तो आप नौकरी पाइएगा, कोई भी कोर्स कीजिएगा फीस तो आपको भरना होगा ना पूँजी के रूप में। अभी आप बीएड कर रहे हो, प्राइवेट विद्यालय से कर रहे होगे, चाहे गवर्नमेंट विद्यालय से कर रहे होगे, कुछ ना कुछ तो फीस आप सबमिट किए होंगे, वो फीस क्या है? आपका पूँजी है। तो यदि आप गरीब होते तो बीएड की फीस भर पाते क्या? नहीं भर पाते। तो आर्थिक कमी के कारण क्या होता है, बालक अपनी शिक्षा में निवेश नहीं कर पाता है, ना तो आप फीस भर पाओगे, ना तो आप पढ़ पाओगे। और जब आप शिक्षा में निवेश नहीं करोगे तो उसके कारण अब क्या होगा, पढ़ ही नहीं पाओगे। ये चीज़ पहला पर्सपेक्टिव ये हमें देखेंगे कि आर्थिक कमी के कारण क्या होता है कि हम शिक्षा में कुछ भी निवेश नहीं कर पाते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं और इस वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरी क्या चीज़ है, सिर्फ एडमिशन लेने से ही हम पढ़ाई नहीं कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कोर्स में हम सिर्फ एडमिशन ले लिए, मैंने प्रवेश ले लिया, तो क्या हमारी पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। सिर्फ प्रवेश ले लेने से हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है। पहला नंबर, हमें पेन, किताब, कॉपी, ये सब चाहिए होता है। दूसरा, अच्छे ड्रेस चाहिए होते हैं, जूते चाहिए होते हैं, बैग चाहिए होते हैं कि नहीं? मैं गलत बात बोल रहा हूँ तो बताओ, ये रियलिटी है। वीडियो में कोई ऐसे बात आपको नहीं करके पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज़ क्योंकि वास्तविकता है ये। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए कि अधिगम पढ़ा, बीएड की ही मैं उदाहरण ले लेता हूँ, आपने अधिगम पढ़ा अपने कॉलेज में, तो क्या अधिगम पढ़ा तो उसके लिए आपने भाई नोट्स बनाए होंगे, नोट्स से आपका काम चल जाएगा क्या? अगर आप बेहतर विद्यार्थी हो तो आप एक असाइनमेंट भी बनाओगे, बिकॉज़ क्योंकि आपको एक बेहतर वे में लर्निंग करना है, एक असाइनमेंट बनाओगे, एक अलग से अधिगम की फ़ाइल बनाओगे, रिसर्च करोगे, अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो। तो असाइनमेंट बनाने के लिए आपको फ़ाइल चाहिए होते हैं, फ़ाइल के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो आर्थिक कमी होगा तो कहाँ से ये सब आएगा? पिताजी को आप जाके परेशान करोगे कि पापा पैसा दो, तो कहाँ से ये सब आएगा? तो सिर्फ़ एडमिशन लेने से आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, मेरा समझाने का कॉन्टेक्स्ट ये था। एडमिशन लेने के बाद विभिन्न प्रकार के को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके कॉलेज में होती हैं, जिसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप विभिन्न उदाहरण बीएड के अंदर भी आप देख सकते हो, जैसे कि शैक्षिक टूर होता है, उसके लिए आपको अपने कॉलेज में पैसा देना पड़ता है। इसके बाद एनुअल फंक्शन, विभिन्न प्रकार के फंक्शन होते रहते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, उसमें कुछ ना कुछ आपको फ़ीस देना पड़ता होगा। तो ऐसे कई काम होते हैं जिसमें कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट मनी के
सिर्फ एडमिशन लेने से आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आर्थिक कमी के कारण बालक अपनी शिक्षा में निवेश नहीं कर पाता है, यानी शिक्षा में खुल के पूरी तरीके से वो उतर नहीं पाता है, और उसी के कारण क्या होता है कि वो पढ़ भी नहीं पाता है। और जो उसके अंदर गुण विकसित होना चाहिए, भाई बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी, तो उस क्वालिटी को भी वो डेवलप नहीं कर पाता है, क्योंकि बिकॉज वो अच्छे से पढ़ेगा नहीं, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से उसका विकास कहाँ होगा। आप तो पढ़ते ही हो कि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ उसके शारीरिक विकास, मेंटल विकास तभी हो सकता है जब उसे हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं करने के लिए प्रोत्साहन दें। ये चीज़ आप तो पढ़े ही होंगे। तो अतः वे शिक्षा की मुख्य धारा से भी दूर हो जाते हैं। भाई सिर्फ हमने प्रवेश ले लिया तो हमारे अंदर पूरा ज्ञान थोड़ी भर जाएगा। हम कोई भगवान थोड़ी हैं कि आंख बंद किए ज्ञान आ गया। हमको क्रियाएं करनी पड़ती हैं, क्रियाएं करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, असाइनमेंट बनाना होता है, फाइल बनाना होता है, पीपीटी बनानी होती है, प्रेजेंट करना होता है। तो समझ रहे हो आप, पैसे लगते हैं भैया। तो क्या होगा, जब आप पूरी तरीके से निवेश नहीं करोगे शिक्षा में, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपके अंदर क्वालिटी डेवलप नहीं होगी, क्वालिटी डेवलप नहीं होगी, आप मुख्य धारा से अलग हो जाओगे। और जब आप मुख्य धारा से अलग हो जाओगे तो भविष्य में जीविकोपार्जन के लिए अपनी जगह नहीं बना पाओगे। समझो कैसे नई जगह बना पाओगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, बीएड से ही समझा दे रहा हूँ। आप बीएड कर रहे हो, अच्छे तरीके से यदि आप नहीं पढ़ोगे बीएड में, अच्छे तरीके से पढ़ने किसको बोला जाता है, पहले तो ये समझ लो। भैया नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद जितनी किताबें हैं उनको बेहतर वे में लर्निंग करो। किताबों को लर्निंग करने के बाद क्लास को आप पूरी तरीके से अटेंड करो। क्लास को अटेंड करने के लिए आपको क्लास रोज़ जाना होगा। अगर आपका घर कुछ दूर है तो किराया आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप कहीं और दूर के हो तो आपको रूम लेके रेंट पे वहाँ रह के पढ़ना होगा। पैसे चाहिए सारे चीज़ के लिए। समझ रहे हो बात को, समझो, बहुत ही गहनते वाले बात मैं बता रहा हूँ। तीसरी चीज़, आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल भी होगा, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको भैया फाइल वगैरह बनाने होंगे। खुद से भी अच्छा पढ़ना चाहते हो तो एक एक चैप्टर की असाइनमेंट फाइल बनाओगे तुम अपने पास रखने के लिए, ताकि तुम, अब देखो क्या है कि अब अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो भविष्य में जीविकोपार्जन भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, जब अच्छे से आप पढ़े ही नहीं, नोट्स बनाए ही नहीं, किताबों पढ़े ही नहीं, क्लास भी नहीं गए, असाइनमेंट भी नहीं बनाए, प्रैक्टिकल की फाइल भी नहीं बनाए। भविष्य में मान लो आपको बीएड को पढ़ाने के लिए बोल दिया गया, तो आप बीएड को पढ़ा पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाओगे। आपको नॉलेज ही नहीं है, कहाँ से बीएड को पढ़ा पाओगे? जाओगे क्लास में, आप बच्चों को देखोगे, बच्चे आपको देखेंगे, फिल्म खत्म हो जाएगी। तो समझ रहे हो बात को, कि आर्थिक कमी के कारण बालक अपनी शिक्षा में निवेश नहीं कर पाते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वे पढ़ नहीं पाते हैं। जब पढ़ते नहीं हैं उनके अंदर क्वालिटी विकसित नहीं होती है, और क्वालिटी विकसित नहीं होती है तो शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे दूर हो जाते हैं। मुख्य धारा क्या बोलते हैं, भैया आपने पढ़ा तो आप अब अपना रोल दो, समाज में अपना रोल दो, राष्ट्र में अपना रोल दो, कुछ करो। और जब आप मुख्य धारा से दूर हो जाते हो तो जीविकोपार्जन या सर्वाइव करना है आपको, आप ना पढ़ा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, बढ़िया से पढ़े ही नहीं, तो वहाँ से भी आप अलग हो जाते हो। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी से समझ आ गई होंगी। मैं आगे देखता हूँ, आगे क्या है। आर्थिक भेदभाव के शिकार किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति आदि वर्ग के हो सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला गया है, आई लाइक दिस पॉइंट, कि जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते हैं वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी प्रजाति का व्यक्ति हो सकता है। ये जाति, प्रजाति, धर्म पे आधारित गरीबी नहीं होता है सर। गरीबी धर्म देख के नहीं आता है, जाति देख के नहीं आती है, और आपका प्रजाति देख के नहीं आती है। आप यदि ब्राह्मण हैं तो भी आप गरीब हो सकते हैं, यदि आप क्षत्रिय हैं तो भी आप गरीब हो सकते हैं, यदि आप बनिया हैं तो भी आप गरीब हो सकते हैं, पटेल, यादव कुछ भी हैं आप गरीब हो सकते हैं, या फिर आप एससी एसटी हैं तो भी गरीब हो सकते हैं। गरीबी जाति धर्म देख के नहीं आती। तो जो आर्थिक भेदभाव के शिकार हैं हर वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। तो अर्थात इनकी शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए, और जितने भी आर्थिक भेदभाव के शिकार के लोग हैं उनको हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उनके लिए एक बेहतर प्रबंधन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग आरक्षण की जब बात करते हैं तो एससी एसटी के कट्टर समर्थक होते हैं। तो कहीं कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी लगता है कि ये पूर्णतया सही नहीं है जो हम एक वर्ग पे आरक्षण को आधारित कर देते हैं, क्योंकि वर्ग कोई भी गरीब हो सकता है। तो जो करंट स्टेटस है उसको देखते हुए भी थोड़ा कुछ नियम परिवर्तन होने चाहिए, ऐसा लगता है। खैर छोड़िए, हम लोग इस पे क्यों ही चर्चा करें। आगे देखते हैं। आर्थिक रूप से भेदभाव झेल रहे बालकों
की समावेशी शिक्षा कराकर उन्हें मुख्य धारा वाली शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। अब भैया कुल मिला के हम लोगों ने जाना कि आर्थिक भेदभाव कैसे कैसे होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों बच्चा नहीं पढ़ पाता है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब लास्ट में हमें क्या जानना है, अब इस सब का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। भैया आर्थिक रूप से भेदभाव जो झेल रहे थे बालक, ऐसे बालकों को यदि हम इंक्लूसिव एजुकेशन करा दें, ऐसे बालकों को यदि हम समावेशी शिक्षा करा दें, तो जो मुख्य धारा की शिक्षा है उससे हम जोड़ सकते हैं। मुख्य धारा की शिक्षा मतलब क्या है कि बच्चे ने यदि कुछ पढ़ाई की तो अब जो आगे पढ़ने वाले पीढ़ियां हैं उनके लिए वो बच्चा कुछ कर सके, समाज में अपना रोल प्ले कर सके, राष्ट्र के प्रति अपना रोल प्ले कर सके। तो मैं मानूंगा कि वो करंट शिक्षा से हमने मुख्य धारा की शिक्षा से उसको जोड़ दिया है। तो ये तो बात हो गई भैया कि आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालक कौन कौन से थे, और अगर ये चीज़ हमें समाधान करना है तो हमें उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना होगा। अब मुख्य धारा की हम शिक्षा से कैसे जोड़ेंगे, सुनिए। आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालकों के समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना है कि इस प्रकार के जो बालक हैं जो कि आर्थिक भेदभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, अगर इनकी शिक्षा हमें बेहतर वे में करानी है, इफिशियंट वे में करानी है, तो हम कैसे करा सकते हैं। समझिए, ध्यान से समझिएगा। सामान्य बालक प्लस आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालक दोनों की शिक्षा एक ही कक्षा एक ही विद्यालय में हो। हमें सरकारी विद्यालय का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा, हमें गवर्नमेंट कॉलेज का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा, इतनी बेहतर पढ़ाई वहाँ पे करानी होगी कि जो एक संपन्न परिवार का लड़का है, जो संपन्न वर्ग का लड़का है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में आने को आतुर हो। आतुर मतलब बेताब हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में गरीब का भी बच्चा पढ़ सकता है, वहाँ पे फीस नहीं लगती है, ड्रेस से किताब से मिड डे मील तक की खाना की व्यवस्था होती है। तो यदि हम वहाँ बेहतर शिक्षा दे दें तो वहाँ गरीब का भी लड़का एक ही विद्यालय और एक ही कक्षा में पढ़ेगा, और तो समझ रहे हैं आप, वहाँ पे दोनों क्या है कि मतलब एक ही विद्यालय में शिक्षा ले सके। आप दिल्ली का उदाहरण इस संदर्भ में दे सकते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति सुधार दी। परिणाम क्या हुआ, आज उसी स्कूल में अमीर का भी बच्चा पढ़ता है, उसी स्कूल में गरीब का भी बच्चा पढ़ता है। तो दोनों का क्या हुआ, भेदभाव डिस्टेंस खत्म हो गया, दोनों ही मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ गए। तो यदि हमें सामान्य बालक और आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालकों को एक ही कक्षा एक ही विद्यालय में पढ़ाना है तो हमें सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारना होगा। दूसरी पॉइंट क्या है, आर्थिक रूप से संबद्ध बालकों को जो शिक्षा के अवसर प्रदान होते हैं वही अवसर इन्हें या इन्हें किन्हें आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालकों को भी प्रदान किए जाए। देखिए भैया, आर्थिक रूप से जो संपन्न बालक है उसको शिक्षा के क्या क्या अवसर प्रदान होते हैं। उसको नोट्स खरीदने के लिए पैसे मिल जाते हैं, अच्छे ड्रेस मिल जाते हैं, और असाइनमेंट बनाने के लिए पैसा मिलता है, फाइल बनाने के लिए पैसा मिलता है, जितनी भी शिक्षण सहायक लर्निंग सहायक सामग्री है, अधिगम सामग्री है, उसको प्रोवाइड कराई जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए फुल सपोर्ट दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो अवसर हैं आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालकों को भी सरकार के द्वारा दिए जाने चाहिए कि विद्यालय से उनको अधिगम की पर्याप्त सामग्री दी जाए। जैसे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखते हो 1 to 8 में उन्हें किताब से लेकर ड्रेस से लेकर जूता मोजा खाना हर चीज़ क्यों फ्री में दिया जाता है, ताकि वे बेहतर वे में लर्निंग कर सकें। तो यही चीज़ को हमें और भी प्रोत्साहन करना होगा। नेक्स्ट चीज़, स्कॉलरशिप की सुविधा देनी होगी। ये तो आप एकदम भली बात ही जानते हो, आपको बीएड में भी स्कॉलरशिप मिलता होगा, तो बहुत आपकी हेल्प होती होगी। जो भी भाई पैसे से मतलब कि थोड़ा कमज़ोर होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो स्कॉलरशिप एक बेस्ट मुद्दा है कि अगर हम आर्थिक भेदभाव से बालकों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो उन्हें हम स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप के जरिए वे अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे और वो समाज में अपना रोल प्ले कर पाएंगे। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था निश्चित कक्षा तक करनी चाहिए। निश्चित कक्षा की यदि हम बात करें तो 1 to 8 बोला जाता है, लेकिन अगर हमें और अच्छा करना है तो भैया हम 1 से 12 तक फ्री कर दें, क्या ही जाता है। अगर हम यूजी से 12 तक की शिक्षा फ्री कर देंगे, बच्चा का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, और 12 तक यदि उसने फ्री में पढ़ाई की तो काफ़ी वो आगे जा सकता है बच्चा। तो अभी तो 1 to 8 की बात की जाती है कि 1 to 8 तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, और ये निःशुल्क शिक्षा करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर होती है। ये समवर्ती सूची में भी आपका है, और आपका 1 से 8 तक का शिक्षा फ्री करने की बात संविधान में भी बोली गई है। तो ये राज्य सरकार की जिम्मा होती है। अगर केंद्र सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहती है तो ज़रूर उठाना चाहिए, जैसे कि एसएस से लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। उस प्रकार के अन्य संगठन जैसे कि एनसीईआरटी होती है,
एनसीईआरटी होती है, यूनेस्को होती है, डाइट होती है। इन सब संस्थाओं के द्वारा भी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस प्रकार के बालकों को और भी अच्छे से लर्निंग कराया जा सके। प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से कमजोर बालकों को समय समय पर प्रोत्साहन के रूप में उनके अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अगर कोई भी प्रतिभाशाली बालक है, अच्छा पढ़ ले रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर है और अच्छा काम कर रहा है, तो उसको विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस प्रकार की योजना सरकार को सोचनी चाहिए कि एजुकेशन में इन्वॉल्व कराई जाए। फिर इसके बाद क्या है, गरीबी स्थायी नहीं है। भाई गरीबी स्थायी थोड़ी है। आप गरीब पैदा जरूर होते हो, लेकिन आप मेहनत करोगे तो धनी भी बन सकते हो। तो गरीबी क्या है, स्थायी नहीं है, अभिशाप भी नहीं है। गरीबी कोई श्राप नहीं है। आज जो गरीब है कल अमीर हो सकता है, तो कोई श्राप नहीं है, ये बदलाव हो सकता है। वे भी इस भारत माँ की ही संतान है। देखिए गरीब हो चाहे फिर अमीर हो, गरीब हो चाहे फिर अमीर हो, दोनों ही तो भारत माँ के हमारे संतान हैं। दोनों ही तो हमारे भारत माँ के संतान हैं। ये हमारा भारत है और भारत माँ के क्या हैं, वो दोनों ही संतान हैं। और जब दोनों भारत माँ के संतान हैं तो दोनों को हिस्सा बराबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दोनों के साथ भेदभाव होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। जितना अमीर को मिल रहा है उतना ही गरीब को भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों भारत माँ की संतान हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाए। कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे कि गरीबों को मुख्य धारा में लाया जा सके और गरीबों को कोई हीन दृष्टि से न देखे, हीन दृष्टि से न देखे कि कोई गरीब है तो उसको पे कोई रौब दिखाए, उस पर कोई अत्याचार करे, कोई शोषण करे, ऐसा न हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जाए। जैसे आप इंदिरा गांधी का शासनकाल देखे होंगे, उसमें एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो इस प्रकार से होना चाहिए काम, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ताकत मिले। अगर इस प्रकार का काम राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो गरीब क्या है, उसका हौसला बढ़ेगा कि हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, यानी कि हमारा कोई रखवाला है, कोई देखभाल करने वाला है, और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो। जो लोग संपन्न हैं, जो लोग अमीर हैं, वो उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। और अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ही गरीबों को जब सपोर्ट मिलने लगेगा, उनके लिए कार्यक्रम चलाया जाने लगेगा, तो ऐसे लोग जो संपन्न हैं, अमीर हैं, जो उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, वो भी फिर उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। आगे क्या है, आवासीय विद्यालयों की सुविधा की जाए इनके लिए, कि भैया जो आर्थिक रूप से भेदभाव बालक है, अगर बाहर में रह के पढ़ना चाहता है तो उसको रूम रेंट न देना पड़े। रूम का पैसा बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्राइवेट रूम आपको लेके पीजी लेके पेन गेस्ट वाला रूम लेके पढ़ना पड़ जाए, काफ़ी खर्चे आती हैं। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा, तो बहुत खर्चे आते हैं। इसके लिए क्या हुआ कि भैया कि आवासीय हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। किसके तरफ से, सरकार के तरफ से हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्टल में क्या होता है, बहुत ही कम फीस लगता है, प्लस में खाने की व्यवस्था भी हॉस्टल में होनी चाहिए, पोषक तत्वों की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे मेस होना चाहिए और उस मेस का बहुत ही कम फीस होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये स्ट्रक्चर आपको HCU JNU JNU HCU में 2 जगह पे मैंने देखा है कि ज़्यादा मिलता है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये देश की 2 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे मेस और हॉस्टल का शुल्क न के बराबर है। 3000 रुपये वहाँ एक मंथ का रहने का खर्चा है हॉस्टल का, और कह सकते हैं 3000 पूरे साल का है, 3000 पूरे साल का है हॉस्टल में रहने का। और मेस का एक महीने का शायद 1200 से 2000 रुपये है, तो बहुत कम है। HCU का मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि बच्चा PhD करना चाहे, PG करना चाहे, जो भी करना चाहे कर सके। इसके बाद क्या है, विद्यालयों में समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फिजिकल रूप से डिसेबल हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ बीमारी या फिर कह लीजिए बुखार, ये सब हो जाता है। माँ बाप उनकी केयर नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं। तो विद्यालय में भी स्वास्थ्य शिविरों का सरकार के द्वारा आयोजन होना चाहिए ताकि ऐसे जो बच्चे हैं उनका उपचार हो सके। ये व्यवस्था कहाँ की गई है, ये व्यवस्था आपके नवोदय विद्यालय में होती है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नवोदय विद्यालय के बारे में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रत्येक के कार्यक्रमों में सभी को समान अवसर मिले। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, जैसे एनुअल फंक्शन हो गया या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे गरीबी अमीरी ऐसा न देखा जाए। गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा देखा जाता है, कुछ बच्चों को वहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है, तो ये चीज़ें बहुत ही ख़राब है। सभी को समान अवसर देने चाहिए। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा वीक है तो विद्यालय की तरफ से उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए।
निपुणता हेतु उनके कार्य के लिए उन्हें उचित अभिप्रेरणा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई बच्चा किसी कार्य में निपुण हो जाए, निपुण का मतलब समझते हैं, महारत हासिल कर ले, यानी कि बहुत अच्छे से उस कार्य को कर ले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि बच्चा जो दिन प्रतिदिन कार्य कर रहा है, होमवर्क है चाहे फिर क्लास वर्क है, उसके लिए उसे क्या होना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, अभिप्रेरणा मिलना चाहिए कि तुम करो और अच्छा बात है, यानी रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, आप ये कह सकते हैं। तो यही आज की वीडियो में था कि हमने जाना कि आर्थिक भेदभाव क्या होता है। आर्थिक भेदभाव का सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट जाना, फिर आर्थिक भेदभाव से प्रभावित कैसे कौन कौन से बालक होते हैं, उनकी क्या क्या परेशानियां होती हैं, ये हमने देखा। और फिर इतना देखने के बाद हमने देखा कि भैया अगर इनके शिक्षा की हमें व्यवस्था करनी है तो इनके शिक्षा की व्यवस्था को हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो यदि आपको दिल से, मैं बोल रहा हूँ भैया, दिल से बात है कि अगर क्लास सच में आपको अच्छी लगी होगी, लगा होगा कि कुछ आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन किया है, आपको कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, बताया गया है, तो आप राष्ट्र हित में कह सकते हो, या फिर आने वाले जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके हित के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और भी वीडियो बनाएं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी मैं लेसन प्लान की बहुत ही अच्छी अच्छी PDF आपको दूंगा और आपकी काफ़ी हेल्प वहाँ पे कराई जाएगी। तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सपोर्ट करें।